नमस्कार दोस्तों देश के किसान भूल तो नहीं गए कि किस प्रकार से इस भारत देश के कॉरपोरेट की एंट्री खेती के क्षेत्र में वर्तमान सत्ता बेताब थी और संसद के भीतर से, पार्लियामेंट के भीतर से उसने एक कानून बना दिया। क्या सच में किसान भूल गया कि 2022 तक उसकी इनकम दोगुनी हो जानी चाहिए थी? इस भारत देश के भीतर में बेरोजगारों की लिस्ट जो रोजगार दफ्तरों में दफन हो गई है। कहीं इस भारत देश का युवा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या फिर बिहार का हो, उसने पुलिस की डंडे खाए हैं। क्या वो भूल तो नहीं गया? क्या इसी दौर में महंगाई की आलम और इसी दौर में रोजगार का छिन जाना, दोनों परिस्थितियों में कहीं लोग भूल तो नहीं गए हैं? उस दौर में बैंकों के भीतर का पैसा कौन लेकर के रफू चक्कर हो गया और दुनिया के अलग अलग देशों के भीतर जाकर के बस गया, और सरकार ने एक के बाद एक अपने बजट के भीतर इस बात को तय कर दिया कि कितने सारे पैसे की माफी वह उन कर्जदारों को दे देगी जो अपने तौर पर चार्टेड से घूमते हैं और दुनिया के बाजार में अपनी शोहरत को, अपनी दौलत को लगातार बिखेरते हैं। ऐसे कॉरपोरेट की कितनी लंबी और बड़ी लिस्ट है जिनका कर्ज माफ कर दिया गया वर्तमान सत्ता के द्वारा। क्या सच में भारत देश के भीतर इस बात को लोगों ने भुला दिया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे धीरे धीरे करके नकारात्मक हो गया, नेगेटिव में चला गया, और इस भारत देश के विकास दर, ग्रोथ रेट पूरे तरीके से सर्विस सेक्टर पर आकर के ठहर गया। दुनिया के बाजार से भी जो भारत देश को पैसा आ रहा था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई देने को तैयार नहीं। क्या सच में इस भारत देश में इस दौर में हर किसी ने आंखें बंद कर लिए हैं? जो कर्ज था वो बढ़ते बढ़ते 4 गुना से अधिक हो गया। इसी दौर में जो कुछ भी अर्थव्यवस्था के साथ हुआ, जो इस भारत देश के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर के खिलवाड़ हुआ, जो इस भारत देश की इकोनॉमी से बेरोजगारी तक की परिस्थितियों के भीतर आम लोगों की कहीं ना कहीं अलग अलग रास्तों के ऊपर जाकर के पटकती गई, और किसान आंदोलन ने इस भारत देश के भीतर कितने किसानों को खो दिया, क्या सब कुछ इस दौर में भूल गए हैं? कि जब चुनावी शोर इस दौर में ऐसा है कि उस चुनावी शोर में तत्काल के मुद्दे ऐसे हैं, उन सारे मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ऐसा, और उसको मीडिया लगातार जिस रूप में दिखाता और बिखेरता है, अब बार बार हो सकता है कि अब खो जाएं, अब बटन की परिस्थितियों में अपने आप की राजनीतिक परिस्थितियों को भुला दें। इस भारत देश के भीतर में जो सारे मुद्दे, चाहे वह विरासत को लेकर के बनाने वाले कानून की शगुफा के तौर पर उछाला जाना ही क्यों ना हो, या फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र ही क्यों न किया जा रहा हो, अयोध्या के भीतर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के समय कौन नहीं पहुंचा, ये सारे सवाल हवा में इसी दौर में उछला, या जानते बूझते हुए कि भारत देश के रक्षा मंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री हो, वह भी अयोध्या उस दिन क्यों नहीं पहुंचे थे। तमाम सारे सवालों के बीच तत्काल के मुद्दे क्या भारत देश की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव का भविष्य को तय करेगा? आज ये सारे सवाल इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि सियासत का शोर और मीडिया की चकाचौंध ने सब कुछ देश में खत्म कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक आवाज लगातार उस सच को कहने के लिए वह अलग अलग राज्यों के भीतर, अलग अलग प्रांतों के भीतर रैलियों के जरिए, भाषणों के जरिए जिन बातों को कह रहे हैं, उसने शायद एक उम्मीद जगा दी है देश की जनता के भीतर। सवाल यह नहीं कि कांग्रेस को एक सितारा मिल गया, सवाल यह भी नहीं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर सगुफे या फिर हर बात का जवाब देने को तैयार हैं। सवाल इस दौर में यह है कि उनका अपना एक राजनीतिक अंदाज, उनकी राजनीतिक भाषणों के भीतर लोगों से संवाद जिस अंदाज में बना रहा है, अगर वह ज्यादा रैलियां करती चली गई तो कहीं इस भारत देश के भीतर का चुनाव एक ही झटके में बदल ना जाए। हम जिक्र आज कांग्रेस से आए प्रियंका गांधी से कर रहे हैं। प्रियंका गांधी चाहे इस भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कर्नाटक के दावणखेड़ी में हो, चाहे गुजरात के बनासकांठा में हो, चाहे वह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में रोड शो कर रही हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुरैना में हो, चाहे उस सहारनपुर के भीतर उनका जो रोड शो था, या किसी भी जगह पर कोई भी चुनावी रैली 2024 के, उसमें उठने वाले सवाल, उन सारे सवालों के जरिए क्या सामने खड़े विरोधियों का जवाब देना तो ठीक है, लेकिन देश की जनता के दिलों में घुसकर उनके मुद्दों को उखाड़ देना और उस मुद्दे के आश्रय यह कहना कि सच्चाई क्या है, इसको आप कैसे जानेंगे,
जब चारों तरफ शोर इतना अधिक हो तो सच में इस भारत देश में चुनावी शोर के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी मौजूदगी बिल्कुल एक अलग अंदाज में बना लिया है। और शायद इसी बात से भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक घबराहट है, एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, एक डर है, एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं। जिन बातों का जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसी राजनीतिक नब्ज को उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल के साथ और लोगों की जरूरतों के साथ जोड़ करके अगर कोई नेता इस चुनावी रैलियों के भीतर अपनी बातों को एक अलग अंदाज में रख रहा है तो वह प्रियंका गांधी है। वह चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन सियासत तौर पर एक सितारे की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में वह पटल के ऊपर आकर खड़ी हो चली है। उधर की बात जो करता है उसको पहचान लो और अच्छी तरह से अपनी परिस्थितियों को पहचानो। कोई ऐसी सच्चाई नहीं है इस देश में जो टीवी पे ही दिखती है। बड़े बड़े इवेंट, महल, बहुत तरक्की हो रही है, बड़े बड़े लोग महलों में अपनी शादियां करा रहे हैं, उनके लिए एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एक दिन में हो जा रहा है। तुम्हारे लिए यहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है। समझ लो सच्चाई क्या है। सच्चाई तुम्हारा जीवन है। ये जीवन जो तुम जी रहे हो, ये जो रोज सुबह उठ के रोजगार ढूंढने निकलते हो, कुछ नहीं मिलता। दुकान जाते हो कुछ खरीदने के लिए, आधी चीजें छोड़ के वापस घर आ जाते हो। ये है तुम्हारे जीवन की असलियत। खेती कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन कुछ कमा नहीं पा रहे हो। जो कमा रहे हो जा रहा है महंगाई की वजह से। ये है आपकी सच्चाई। इस सच्चाई के आधार पर अपना वोट दो। इस सच्चाई के आधार पर, जिस सच्चाई को आप अपने अनुभव से जानते हो, जिस सच्चाई को आप, अपनी बहनें, आपके बच्चे जो जी रहे हैं, जब बच्चे को खाना नहीं दे पा रहे हो, वो भूखा सो रहा है, वो सच्चाई है। जब बहन बीमार है, इलाज के लिए दवाई नहीं खरीद पा रही है, रो रही है, दर्द हो रहा है, रो रही है, ये सच्चाई है। जब बच्चा होने वाला है, अस्पताल इतनी दूर है कि पहुंच नहीं पा रही है, ये सच्चाई है। ये जो 1100 रुपए 1200 का सिलेंडर आप खरीद रहे हो, ये सच्चाई है। समझ लो कि अगर अपनी सच्चाई आज नहीं पहचानोगे और इस सच्चाई के आधार पर अपना वोट नहीं डालोगे तो ये देश इसी तरह आगे बढ़ेगा जिस तरह से पिछले 10 सालों में आपने देखा है। टैक्स भी आप ज्यादा भर रहे हैं इनसे। आपका टैक्स बढ़ाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है, उनका टैक्स बढ़ाया नहीं जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ होते हैं। किसके बैंक से? मोदी जी का बैंक है घर में, मोदी जी का बैंक है, आपका बैंक है। सरकारी बैंकों से 16 लाख करोड़ 22 उद्योगपतियों को माफ किए और यहाँ किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है 10,000 रुपए के लिए और आपने उसको एक रुपया माफ। भावनात्मक आधार पर लोगों के साथ जुड़ जाना और उन सारे मुद्दों का जवाब भी दे डालना जो इस राजनीतिक शोर तले, मीडिया के चकाचौंध तले, आम लोगों के जहन में उन सारी परिस्थितियों को भुला चुके हैं जहां पर इस भारत देश के भीतर वह कौन सी परिस्थिति बनते बनते आगे बढ़ती चली गई, जहां पर कॉरपोरेट राज इस भारत देश में आकर खड़ा हो चला। सार्वजनिक उपकरण बेचे जाने लगे। डिसइन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि इस भारत देश के भीतर में प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन, यानी अलग अलग सरकारी मंत्रालयों के मंत्री ही अपने मंत्रालयों के रिपोर्ट पीएमओ में देने लग गए कि बेच डालिए इन्हें और इनका मोनेटाइजेशन कर लीजिए। और बाकायदा इस भारत देश के भीतर लाखों करोड़ की नीतियां एक ही झटके में बना लिए गए कि यह कहते हुए कि दरअसल किसी भी देश का विकास पूंजी के आधार पर होता है और पूंजी कॉरपोरेट के हाथ में होती है। सरकार ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। यह कौन सी परिस्थिति थी और शायद तभी ये सारे सवाल उठा क्या पुरानी परिस्थितियों को इस दौर में भुला दिया गया। दरअसल भावनात्मक तौर पर राजनीतिक भाषण को देना और खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के भीतर उत्तर भारत की राजनीतिक जमीन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। कांग्रेस का संगठन वहां पर गायब हो चला है। ऐसे में प्रियंका गांधी की मौजूदगी अपने उम्मीदवारों के जरिए नहीं बल्कि मुद्दों के आश्रय क्या लोगों के भीतर कोई दिया जला सकती है? ये सारे सवाल हो सकता है कि अमेठी के भीतर अब नजर आने लगे, खास तौर पर 6 तारीख के बाद जब
अपने पूरे लाव लश्कर के साथ नहीं बल्कि अकेले अपने भाषणों के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी की गलियों में टहलेगी और सवाल ये भी उठेगा वह शोर क्या बनारस तक पहुंच जाएगा और उत्तर प्रदेश के भीतर एक और अखिलेश यादव के अपने भाषण के तरीके हैं। वहीं राहुल गांधी जिन सारे मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं उनके हाथ में बार बार घोषणा पत्र है और प्रधानमंत्री जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे न तो उनके 10 साल की उपलब्धियों को बताते हैं और न ही इस बात का जिक्र इस दौर में करते हैं कि वह वर्तमान समय में अपने चुनावी पत्र के जरिए किन सारे बातों को लागू करेंगे। वह 2047 के भीतर विकसित भारत का ख्वाब दिखाते हैं या फिर वर्तमान समय में हर दिन किसी नेता या कांग्रेस को दायरे में खड़ा करके अपने भाषण को पूरा कर लेते हैं। यह एक सियासत की एक ऐसे कुहासे को छांटने की परिस्थिति के भीतर अब ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश के भीतर यूपी के भीतर जिन सीटों के ऊपर 2 दिन बाद वोटिंग होनी है उसमें एक सीट फतेहपुर सीकरी की भी है और फतेहपुर सीकरी का नाम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को खड़ा किया है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चाहर उससे पहले राज बब्बर को वहां पर हरा चुके थे। अब राज बब्बर की चकाचौंध के सामने रामनाथ सिकरवार की क्या बिसात है। वह तो कारगिल युद्ध से जुड़े हुए एक जवान है और उस जवान के उस साथ ही उसी यूनिफॉर्म में रहते हैं। लेकिन इसी दौर में अग्निवीर योजना का सवाल उठा तो कांग्रेस खुल करके सामने बात करने आई, लेकिन संवाद करते करते प्रियंका गांधी वाड्रा जब सीकरी की सड़कों पे उतरी तो उनके साथ सिकरवार भी मौजूद और ऐसे में संवाद ये करना था क्या सच में इस भारत देश के भीतर जिस सेना को आप पाठ राष्ट्रीयता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर समय हर मौके पर पढ़ाया वो कहीं देश की आम जनता की जरूरतों से उसका जुड़ाव हो ही नहीं पा रहा। जो दृश्य सड़कों के ऊपर उभर कर नजर आया, फतेहपुर सीकरी के सड़कों पे नजर आया, उससे एक लोकप्रियता का अंदाज प्रियंका गांधी को मिल सकता है। लेकिन एक सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या सच में अतीत के भीतर में भारत देश की परिस्थितियों को भुला दिया जाए? इसीलिए इस दौर में 2 अलग अलग रेखाएं हैं। पहला एक छवि जो आपके मन में उभरेगा वो ऐसे सड़क पे रोड शो था, फतेहपुर सीकरी के रोड पे देखिए उसके भीतर ऐसा क्या कुछ खास था और एक जवान जो चुनाव लड़ रहा है उस जवान के जरिए वहां पर लोगों की मौजूदगी क्या वोट में बदल सकती है। यह तो जाहिर तौर पे 4 जून को पता चलेगी, लेकिन इन छवि के आसरे इस भारत देश की धड़कनों को अगर आप महसूस करने की कोशिश जरूर करेंगे। एक पल के लिए देख लीजिए। अगर रैली और रोड शो में देश के लोगों की तादाद से संख्या से अगर इस देश में चुनाव को तय होता तो आप ये बात बोल सकते थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस भारत देश के भीतर लोगों के मन में क्या होता है और जो सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं या फिर उठाए जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे 10 साल पहले इस भारत देश के भीतर चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस की सत्ता ने बीते 60 सालों में क्या कुछ किया उसका पूरा कच्चा चिट्ठा 2013-14 के चुनावी रैलियों के भीतर लगातार नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो निशाने पर न केवल मनमोहन की सरकार बल्कि समूची कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी इंदिरा गांधी तक का जिक्र बाखूबी हुआ करता था। लेकिन 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं बातों का जिक्र अगर दोबारा हो रहा है तो कोई भी ये सवाल करने की ताकत रखेगा कि इन 10 सालों में जहां नरेंद्र मोदी की सत्ता थी उस 10 सालों में क्या कुछ हुआ।
क्योंकि इस दौर में जितने भी इंटरव्यू लिए गए, किसी भी मीडिया पत्रकार कर्मी या किसी ने, न्यूज चैनलों ने, ये सारे सवाल नहीं किए कि 10 सालों की उपलब्धियों को बताइए, उसे गिनाइए और उसको सोचिए कि आजादी के बाद इस भारत देश के भीतर भारत देश को जो गढ़ा गया, अगर उस रूप में भारत को ना गढ़ा जाता तो वर्तमान स्थितियां क्या कुछ होते और उस दौर में संघ या जनसंघ दोनों कहां पर खड़े थे। ये सारे सवाल इस दौर में गायब हो गए हैं। और एक सवाल इस भारत देश में वर्तमान समय में हर दिन किसी भी मुहावरे के आश्रय गढ़ा जाने लगा, और शायद यही वह बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के भीतर आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की मौजूदगी हो या केवल रैली स्थल के ऊपर लोग देख पा रहे हो, क्योंकि टेलीविजन और उसके जरिए देखने वालों को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई पड़ता है। एक रैली का दृश्य, एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं, तब आप उसको देख करके कुछ कुछ बातें को समझ सकेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली होती है। जब तक मोदी है, इनकी अगाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम होकर रहेगा। साथियों, कांग्रेस शासन की एक और पहचान है, आतंकवादियों को खुली छोड़। ये कहां पर इतनी कुर्सियां खाली है, ये कौन सी जगह है, ये बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव का मौका है। लोग पूछेंगे कि दरअसल इस जगह पे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, लेकिन प्रधानमंत्री देश के हैं, नरेंद्र मोदी देश के हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो इस देश को प्रभावित करते हैं। उनके निशाने पर जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उसके जरिए इस बात का एहसास कराते हैं कि दरअसल विपक्ष किसी काम का नहीं है। और शायद यही वह परिस्थिति है जिसको पहली बार प्रियंका गांधी ने साध लिया, और साधते हुए इस बात को महसूस भी किया कि उसके बाद रैलियों के भीतर जो संवाद आम जन लोगों से बनाकर ये बताने की शुरुआत कर दी कि उस समय क्या हुआ था और इस 10 सालों के भीतर क्या कुछ हुआ है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते। और शायद यह वह परिस्थिति है जिसका जिक्र इस दौर में तमाम कांग्रेस के नेता भूल गए। राहुल गांधी मुद्दों के आश्रय अपनी बात को रखते हैं। भावनात्मक तौर पर प्रियंका गांधी के भाषण लगातार चल रहे हैं, लेकिन उन सारे भावनात्मक इमोशनल परिस्थितियों के बीच मुद्दे देश के और उन मुद्दों के आश्रय आम लोगों का जुड़ाव, और उसने इस भारत देश की खुशबू, इन सारी बातों को, इन सारी परिस्थितियों को एक भाषण का छोटा सा हिस्सा आप जरूर देखिए। उस दौर में क्या कुछ हो रहा था और इस दौर में यानी 10 साल के मोदी कार्यकाल के भीतर क्या कुछ हुआ है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते हैं। देखिए। अब ये 70 सालों की रट नहीं चलेगी। 10 सालों से आपकी सरकार है, आप बताओ आपने कितने विश्वविद्यालय खोले? कांग्रेस ने आईआईटी खोली, आईआईएम खोली, एम्स बनाए, इसरो, डीआरडीओ, नाम लीजिए कांग्रेस ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में क्या बनाया, आकर मंच पर आपको बताएं। कांग्रेस ने पूरा प्राइवेट सेक्टर, पूरा पब्लिक सेक्टर मजबूत किया जिससे आपको रोजगार मिले। ये बताएं कितने रोजगार दिए हैं, बताएं। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, बताएं किस महिला की सुरक्षा की है? सिर्फ जिन्होंने अत्याचार किया उनकी। सारे सवाल कोई भी कर सकता है। क्या ऐसे भाषणों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों में तब्दील हो जाना होगा? कोई भी एक सवाल पूछ सकता है कि अगर इतनी भीड़ है रैलियों में, उसके बावजूद वोट कांग्रेस को कम क्यों मिलते हैं? जमीन पर कांग्रेस का संगठन क्यों गायब है? ये तमाम सारे सवाल इस दौर में कोई भी कर सकता है, और ये सही भी है कि कांग्रेस के हक में उतने वोट नहीं पड़ते। लेकिन यहीं से पहली बार जो है 2024 का लोकसभा चुनाव इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है कि देश की जनता क्या सोचती है, क्योंकि किसी भी एक सत्ता के अधीन जो है इस भारत देश की गवर्नेंस 10 सालों में जो कुछ भी देती है, उसके बाद से अगले 5 साल को लेकर देश की जनता के जहन में बहुत सारे ताने बाने होते हैं। और देश की जनता के सामने अगर सच्चाई आ ही नहीं पा रहा हो, जो अलग अलग माध्यमों से लोकतंत्र के अलग अलग पिलर्स के जरिए, उसमें चाहे नौकरशाही हो, चाहे संसद के भीतर जो चर्चाएं होती है वही क्यों ना हो, और उन्हीं सारे माध्यमों से चाहे इस भारत देश के अदालतों के फैसले ही क्यों ना हो,
और उन्हीं के जरिए मीडिया, पत्रकार जिन बातों का दिखाता है उसका भी जिक्र क्यों ना हो, लेकिन तमाम सारी बातों से, तमाम जगहों से एक ही बात बाहर आता हो कि वर्तमान सत्ता ने कमाल कर दिया और देश की जनता के भीतर जो सवाल है उन सवालों को कोई उठाएगा नहीं। तो बात केवल लोकतंत्र के खत्म होने भर का अंदेशे और संविधान को ही खत्म कर देने की स्थितियों के साथ चुनावी प्रचार आकर जुड़ जाएगा तो देश की जनता हो सकता है कि इस दौर में भटक जाएगा। कहीं ना कहीं उन सारी बातों की जरूरत उनको जोड़ेगा ही, लेकिन यही वो सारे सवाल है कि जो इस दौर में चुनावी प्रचार के भीतर लापता सा हो गया। और इन्हीं सारी परिस्थितियों को अलग अलग तरीके से पिरोते हुए क्या सच में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन सारे मुद्दों और उन सरोकार को जोड़ने की कोशिश की है जो चुनाव के शोर में खत्म हो गए थे और जनता उसको महसूस करने लगी? इसीलिए ये सारे सवाल बराए कि अमेठी में चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका के पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीति के भीतर उठते हुए सारे सवाल, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मजदूर किसान हैं, लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और इस भारत देश के अलग अलग योजनाओं को लेकर जो सरकार की उपलब्धियों का पूरा खांचा है, अगर वह पूरा हो रहा है तो कोई भी इस दौर में पूछ लेगा कि मुद्रा योजना के तहत इस भारत देश के करीब करीब 40 करोड़ से अधिक युवा नौकरी देने की स्थिति में होते, लेकिन 70 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों हैं? कोई भी एक सवाल कर सकता है कि अगर किसान सम्मान निधि योजना 5 किलो अनाज और किसानों के मिलने वाली जो पूरी व्यवस्था सरकार कहती है, अगर वो सब कुछ हो रहा होता तो छोटे और सीमांत किसान लागत की लड़ाई भी क्यों लड़ रहे होते इस दौर में? कोई भी एक सवाल कर सकता है कि यूनिवर्सिटी के भीतर परिस्थितियां कितनी उलझी हुई है, एजुकेशन का फील्ड हो या फिर मेडिकल का फील्ड हो, इन सारे परिस्थितियों की जवाब देने की स्थिति में इस दौर में कोई नहीं है। तब सवाल उठता है कि सच में जनता इन परिस्थितियों से रूबरू होगी? अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में रूबरू हो रही है देश की जनता, तो इस बार जनता की चुनाव है, केवल उसको जानकारी चाहिए, जिसको इस दौर में मीडिया ने छिपा लिया। और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण या फिर उनके चुनाव के तौर तरीके कांग्रेस से ज्यादा कहीं इस भारत देश की आम जनता के साथ जाकर जुड़ रहे हैं। और जनता को अगर जानकारी खुलेआम खुले तौर पर यह मिलने लग जाए कि जो परिस्थितियां हैं वो राजनीतिक पटल पर आकर इस भारत देश की राजनीति को डिगा सकती है या फिर उसे बना सकती है, और शायद इसीलिए जिस सच का जिक्र प्रियंका गांधी के कमोबेश हर भाषणों के अंदर हो रहा है, वह उसका एक छोटा सा हिस्सा फिर से आप देख लीजिए। आग्रह करने आई हूं कि देश की जनता हो, सर्वोपरि हो, जागरूक हो जाओ। जो टीवी पे दिख रहा है, जो रोज रोज सिखाया जा रहा है, जो रोज रोज दिखाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, वो सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जीवन सच्चाई है। तुम जो लाल शर्ट पहन के वहां बैठे हो, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। जो तुम पीली शर्ट पहन के वहां बैठे हो, मेरी बहन जो पीली साड़ी पहनी है, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। सच्चाई वो है जो तुम जी रहे हो। सच्चाई महंगाई है, सच्चाई बेरोजगारी है, सच्चाई एक सरकार है जिसके हित में इस देश का खरीद नहीं रहा। इस सच्चाई को पहचानो। ये देश किस दिशा में जा रहा है? इस देश के नेता कितने निकम्मे बन गए हैं कि जब आपके सामने आते हैं 10 सालों के राज के बाद आपको एक चीज नहीं गिनाते जो इन्होंने आपके लिए की। आपको सिर्फ धर्म की बात बताते हैं, वो बात जिससे आपके जज्बात उभरे, जिससे आपको लगे कि मेरे धर्म पे कुछ आंच आने वाली है, जिससे आपको लगे कि कोई मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जरिए आपका वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं। पहचानिए इनको, इनकी सच्चाई को पहचानिए। हम सब धार्मिक हैं। इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो तो इस दौर में सच क्या है, और सच जो भी है उसके अक्ष तले क्या वाकई 16 लाख करोड़ रुपए की रकम जिस भारत देश में अरबपतियों के माफ किए गए, वह कोई सवाल नहीं है। इसी दौर में जो बैंक बंद हुए, वो चाहे यस बैंक ही क्यों ना हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स की एक लंबी लिस्ट ही क्यों ना हो,
जिन भी लोगों को अपने बैंकों से अपना ही पैसा निकालने में मुश्किल होने लगे, वह बैंक इस दौर में निजी हाथों में क्यों सौंपे जा रहे हैं? जो इस भारत देश के भीतर में खनिज मिनरल्स हैं, यानी जो माइनिंग का फील्ड है, माइनिंग का सेक्टर है, उन जगहों पर मजदूरों की हालत क्या है? क्या वह आंख बंद कर चुके हैं? इसी दौर में जो पढ़े लिखे युवाओं की बड़ी लंबी लिस्ट है, जो आंदोलनरत है देश में और संघर्ष करते हुए केवल और केवल वह सोच रहे कि नौकरी मिल जाए किसी तरह से, और इस देश में 30 लाख पद अगर खाली पड़े हैं तो क्या सरकार के बजट डगमगट है कि वो 30 लाख लोगों को रोजगार तो दे देगी, भर्ती भी कर लेगी, लेकिन उनके वेतन का पैसा कहां से लाएगी? क्या ये सवाल है इस दौर में? अगर इन परिस्थिति की हर कतार को, हर लिस्ट को अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ा सवाल आपके सामने इस दौर में गवर्नेंस का होगा, और तब ये सारे सवाल बड़े होंगे कि क्या सच में इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को संभाली हुई जो 10 सालों की परिस्थितियां हैं, उन सारी परिस्थितियों से जानबूझकर अलग अलग माध्यमों के जरिए इस दौर में आम लोगों के जहन में केवल एक ही बात को बैठा दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि शायद सबसे बेहतरीन है। भारत देश के पास वोट की ताकत काफी बड़ी हो चली है। दुनिया के बाजार में भारत सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन गया है। दुनिया के बाजार के भीतर भारत भी एक बाजार में तब्दील हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रोजगार पैदा कर पाने की स्थिति में नहीं। उसके बावजूद इस दौर में भारत की खेती ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोगों के पेट भरा है। बड़े तादाद पे एक्सपोर्ट, खेती से जुड़े तमाम अनाज भी हुए। इस भारत देश के किसानों ने कमाल किया, लेकिन सरकार की नीतियां उस मुनाफे में भी कॉर्पोरेट की हिस्सेदारी चाह रही है। ये तमाम सारी परिस्थितियों से क्या इस भारत देश की आम जनता इस दौर में अनभिज्ञ तो नहीं है? और शायद यही वह बड़ा कारण है जिसकी खोज लगातार इस भारत देश के भीतर हो रही। कई लोगों के साथ कोई सरोकार बना करके इस भारत देश की राजनीति को, सियासत को बदलने की दिशा में कदम तो बढ़ाए। सवाल केवल राजनीतिक सत्ता भर का नहीं है, पूरे सिस्टम का अब इस दौर में खरा हो चला है। क्योंकि कानून व्यवस्था भी अगर सत्ता अनुकूल काम करने लगे या फिर सत्ता के साथ रहने पर आप कानून के हाथों से बड़े हो जाए, चाहे कितने भी करप्ट हो, चाहे कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, सत्ता के साथ अगर सटते ही आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, अगर ऐसा भरोसा इस भारत देश के भीतर वर्तमान में राजनीतिक तौर पर बार बार अलग अलग माध्यमों के जरिए अलग अलग लोगों के सामने आ गया है, तो शायद इससे ज्यादा विवश देश में कोई स्थिति हो नहीं सकती जो इंदौर के भीतर हो रहा है। इंदौर के भीतर कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी में अंतिम समय में आकर शामिल हो गया और वहां के लोगों ने तय कर लिया इस बार वोट नोटा को देंगे। नोटा का मतलब हमें कोई उम्मीदवार पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे में सियासत सुनेता इतनी बड़ी व्यापक देश में हो सकती है, इसका एक नजारा सूरत के भीतर भी नजर आया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग माध्यम से अलग अलग नजारे, और होते होते बात उड़ी तक पहुंच गई जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने यह कह दिया कि पैसा हमारे पास है नहीं, पार्टी दे नहीं रही है, चुनाव कैसे लड़े? तो लोकतंत्र के नाम पर इस भारत देश के भीतर चुनाव और चुनाव के नाम पर पैसा और पैसे के जरिए करप्शन, और देश में करप्शन के जरिए इस भारत देश के भीतर कॉर्पोरेट की इकोनॉमी, सब कुछ तो देश के सामने है। जागेगा कौन और जगाएगा किसे और जगाएगा कौन? शायद इसी लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में चुनाव न लड़ने के बावजूद भी क्या वाकई प्रियंका गांधी वाड्रा इन बातों का जिक्र कर रही है? देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।